अनीशा एक खानदानी रईस लड़की होती है। उसके पिता एक बिजनेसमैन होते हैं। एक रात अनीशा एक अंधेरी गुफा में चली जाती है। वो टॉर्च चालू करती है और उसकी रोशनी में अपने मोबाइल में वीडियो बनाने लगती है। हाय, मैं अनीशा इस अंधेरी और भूतिया गुफा में आपका स्वागत करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ चारों ओर आपको कंकाल और हड्डियाँ नजर आएंगी। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। कल कॉलेज में मिलते हैं। इतना बोलकर अनीशा वीडियो बंद करती है और उन कंकालों की तस्वीरें निकालती है। वो थोड़ी सी डरी हुई होती है। फोटो निकालने के बाद गुफा से मेन रोड पर आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद वो अपनी दोस्त दिव्या को फोन करती है। दिव्या, देखो, मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। मैं उस डरावनी गुफा में जाकर सही सलामत वापस आ गई। अभी तुम्हें वीडियो भेजती हूँ। हाँ अनीशा, वीडियो तो तुम भेज दो मुझे, लेकिन कबीर ने तुम्हें उस गुफा के साथ कंकालों की 10 तस्वीरें दिखाने को कहा है ना, तभी तुम्हारा चैलेंज पूरा होगा। हाँ पता है, फोटो निकाले हैं मैंने। कल कॉलेज में आकर सबको दिखा दूंगी। चल बाय। अनीशा घर आ जाती है। अगली सुबह अपने कैमरे में बैठकर वो 10 फोटो की प्रिंट आउट निकाल लेती है। इतना भूतिया चैलेंज पूरा करने की वजह से वो अपने आप से बहुत खुश होती है। प्रिंट आउट निकालकर वो तैयार होने जाती है। थोड़ी देर बाद वो सारे प्रिंट आउट अपने बैग में रखने लगती है। तभी वो देखती है कि एक फोटो में उसे 5 साए नजर आते हैं। वो सोचती है कि जब उसने फोटो निकाला तब तो ऐसा कुछ नहीं था। अनीशा वो प्रिंट आउट फाड़ देती है और उस फोटो की नई प्रिंट आउट निकालकर कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में सबको फोटो दिखाती है। उसके सब दोस्त चैलेंज पूरा करने के लिए उसे बधाई देते हैं। दिन भर अनीशा बहुत खुश रहती है। शाम को घर आकर वो अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। तभी सुबह के फाड़े हुए फोटो के टुकड़े अचानक से हवा में तैरने लगते हैं और हवा में घूमते हुए टेबल पर जा गिरते हैं। अनीशा उठकर टेबल के पास जाती है और देखती है कि वो फोटो पहले जैसी बन गई है और वो अपने कमरे से बाहर जाने लगती है। वो साए फोटो से बाहर आकर अनीशा के आसपास घूमने लगते हैं। वो सब साए अनीशा के शरीर के अंदर चले जाते हैं। अनीशा अजीब हरकतें करने लगती है। वो कमरे से बाहर आती है। तभी उसके पिता कुमार भी ऑफिस से आ जाते हैं। वो देखते हैं कि अनीशा कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। वो दीवार पर अपना सर पटक रही होती है और बीच बीच में अपने बाल नोच रही होती है। कुमार कहते हैं, अरे क्या हुआ बेटी, इस तरह अपने बाल क्यों नोच रही हो? अनीशा की आवाज पूरी तरह बदल जाती है। वो अलग अलग 5 आवाजों में बोलने लगती है। कौन बेटी? मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। चलो बेटी, खाना खाते, तुम थक गई होगी। कुमार अनीशा को डाइनिंग टेबल पर बिठाते हैं और खुद खाना परोसते हैं। खाना खाओ बेटी। ये क्या खाना बनाया है? मुझे कुछ और खाने को दे दो। ये खाना नहीं चाहिए मुझे। ऐसा कहकर अनीशा टेबल पर जोर जोर से अपने हाथ मारने लगती है। उसके हाथों से खून निकलने लगता है। कुमार ये सब देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर अपनी नर्स के साथ कुमार के घर पर आते हैं। वो देखते हैं कि अनीशा के हाथों से खून निकल रहा है। वो अजीब सी हरकतें कर रही है। डॉक्टर, नर्स और कुमार की मदद से अनीशा को पकड़कर इंजेक्शन देते हैं। अनीशा बेहोश हो जाती है। कुमार उसे उसके कमरे में सुला देते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। अरे डॉक्टर, क्या हुआ है? अनीशा ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है डॉक्टर? कुछ नहीं, आप घबराइए नहीं। शायद मानसिक तनाव के कारण वो ऐसा बर्ताव कर रही होगी। मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है। उसकी असर से वो कल तक ठीक हो जाएगी। उसे कोई टेंशन या किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा ऐसा कुछ हुआ है क्या?
दरअसल मैं बिजनेस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था, इसलिए कुछ पता नहीं है। घर में अनीशा और नौकर ही थे। आपको तो पता है ना कि अनीशा की माँ नहीं है, वो गुजर गई है। शायद वो भी माँ की कमी महसूस करती होगी, लेकिन मैं पता लगाकर आपको बता दूंगा। जी ठीक है, कल हम उसके कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। आप कल उसे हॉस्पिटल में लेकर आइए। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अनीशा उठ जाती है, लेकिन उसके बर्ताव में कोई फर्क नहीं आता। वो वैसे ही अपने बाल नोचने लगती है। कुमार उसे रोकने जाते हैं तो वो अलग अलग आवाज में बोलने लगती है और बंगले से बाहर चली जाती है। कुमार के बंगले के पास ही एक जॉगिंग पार्क होता है। अनीशा उस पार्क में जाकर बड़बड़ाने लगती है, अपने बाल नोचते हुए अपने कपड़े फाड़ने लगती है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। कुमार अनीशा के पीछे पीछे पार्क में आते हैं और वो देखते हैं कि सब लोग अनीशा की इस हालत को देख रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुमार डॉक्टर को फोन लगाते हैं। डॉक्टर आकर अनीशा को पकड़कर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाते हैं। चुड़ैल की बेटी। राघव एक इंजीनियर है। सिया और राघव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आज उनकी सगाई होने वाली है। सिया के घर पर। सिया, तुम तैयार हो गई बेटी? जल्दी करो, नहीं तो हमें राघव के घर जाने के लिए देर हो जाएगी। हाँ माँ, मैं तो तैयार ही हूँ। चलो माँ, हमारी तरफ से सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों ही हैं। राघव का परिवार तो कितना बड़ा है। यहाँ तो राघव उसके माँ पापा के साथ रहता है, लेकिन गांव में उनके बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं। वो सभी भी आए होंगे। हाँ बेटी, लेकिन क्या करे, तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद उनके घर वालों ने भी मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा। वो सब छोड़ दो, आज तुम्हारी सगाई है तो खुशी खुशी राघव के घर चलो। फिर दोनों राघव के घर आती हैं। राघव और सिया की सगाई हो जाती है। थोड़ी देर बाद राघव के बाकी घर वाले भी चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ सिया, सिया की माँ और राघव के साथ उसके माँ पापा होते हैं। चलो सिया, देर हो रही है। रुकिए ना बहन जी, सगाई की रस्म अच्छे से हो गई है। थोड़ी देर आराम कीजिए, बाद में राघव आप दोनों को घर छोड़ देगा। क्यों राघव? हाँ माँ, आप रुकिए ना थोड़ी देर। नहीं, वो क्या है ना, मुझे और सिया को जल्दी सोने की आदत है और वैसे भी 11:30 बज रहे हैं। हम चले जाते हैं। लेकिन राघव की माँ उनकी कुछ नहीं सुनती और उन्हें रोक लेती है। थोड़ी देर बाद 12 बज जाते हैं। 12 बजते ही सिया की माँ एक चुड़ैल बन जाती है और सब डर जाते हैं। माँ, ये क्या हो गया तुम्हें? राघव, ये सब क्या है? ये सिया की माँ अचानक से चुड़ैल कैसे बन गई? ये सिया क्या चुड़ैल की बेटी है या ये खुद भी एक चुड़ैल है? चुड़ैल से प्यार करने लगे तुम? नहीं पापा, सिया तो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। सिया, अब तुम ही बताओ ये सब क्या है? राघव, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो पहले माँ को ऐसा कभी नहीं देखा है। माँ, तुम ही बोलो, क्या हुआ तुम्हें? तुम चुड़ैल कैसे बन गई? बताती हूँ, सब बताती हूँ। लेकिन भाई साहब, मेरी सिया को कुछ मत बोलिए। इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। वो तो एक लड़की ही है। मतलब आप चुड़ैल हैं? हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। बहुत सालों पहले की बात है। सिया की असली माँ सिया को लेकर स्कूटी पर एक सुनसान रास्ते से जा रही थी। तभी उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। गाड़ी पेड़ से टकराने की वजह से सिया दूर जाकर गिर गई और बेहोश हो गई। सिया की माँ बहुत जख्मी हो गई थी। वो मदद के लिए पुकारने लगी। तभी मैं वहाँ जा पहुँची। सिया की असली माँ ने मुझसे कहा, सुनिए, गाड़ी पेड़ से टकराने की वजह से मेरी बेटी कहीं दूर गिर गई है। आप प्लीज उसे बचाइए। मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचूंगी। मेरी बेटी का मेरे सिवा कोई नहीं है। उसके जन्म से पहले ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया है।
आप मेरी बेटी को बचाइए। इतना कहकर सिया की माँ ने दम तोड़ दिया। मैंने इधर उधर ढूंढा तो सिया मुझे एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई दिखी। मैंने सोचा कि अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये लड़की अनाथ हो जाएगी। फिर मैंने सिया के माँ का रूप धरकर सिया को वहाँ से उठाया। सिया की माँ की पर्स में उनका आधार कार्ड था, जिससे उनके घर का पता मिल गया और मैं सिया को लेकर घर चली गई। उसके बाद मैं सिया की माँ का रूप धरकर ही जीने लगी। किस्मत से किसी को भी मेरी असलियत पता नहीं चली, लेकिन हम चुड़ैलों की भी मर्यादा होती है। हमें 24 घंटे में एक बार हमारे असली रूप में आना ही पड़ता है। मैं रोज रात 12 बजे अपने असली रूप चुड़ैल के रूप में आती थी। ये बात सिया को पता न चले, इसीलिए मैं उसे रोज रात को जल्दी सुला देती थी। सिया, मुझे माफ कर दो बेटे। मैं असल में तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा मेरी बेटी ही माना है। मैं आपकी ममता समझती हूँ बहन जी, लेकिन हमारे समाज में ये बात कोई नहीं मानेगा। ये बात अगर सबको पता चली तो हमें हमारे रिश्तेदारों को जवाब देना पड़ेगा। हम उनको क्या बताएंगे? सब लोग सिया को भी चुड़ैल ही समझने लगेंगे। अब आप ही बताइए कि इस समस्या का कैसे हल निकालें। मैं समझती हूँ और जानती भी हूँ कि हमारी बिरादरी वाले अगर हमें अपने से दूर करें तो कैसा लगता है। मैंने भी जब इंसान का रूप लिया था तब मुझे मेरे चुड़ैल लोग से बाहर कर दिया गया था। मैं नहीं चाहती कि मेरी सिया और आप लोग के साथ ऐसा हो, इसलिए जिस दिन सिया और राघव की शादी हो जाएगी मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। भले ही अब मैं ये जानती हूँ कि तुम एक चुड़ैल हो, फिर भी आज तक तुमने मुझे अपनी बेटी ही माना है। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है, वो मैं कैसे भूल जाऊँ। नहीं सिया, मुझे जाना ही होगा। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आ जाए, मैं ये सहन नहीं कर सकती। हम सिया को बेटी बनाकर रखेंगे, अब बिल्कुल भी चिंता न करें। फिर कुछ दिनों के बाद सिया और राघव की शादी हो जाती है और दोनों को आशीर्वाद देकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है।